हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। कनिका ने आते ही सुमित्रा जी और साक्षी जी के पैर छू लेती है। अभी वो घर की नई नई बहू थी, इसलिए घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना उसके लिए कंपलसरी था। साक्षी जी कनिका को देखकर उसकी फिक्र जताते हुए कहती हैं, बेटा आपकी तबीयत कैसी है, अब आप ठीक हो ना। कनिका ने साक्षी जी की बात सुनी तो उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। उसका गला भर चुका था। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए हामी भर दी। सुमित्रा जी ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली, अरमान, मुझे लगता है तुम्हें फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तुम जानते हो कल कितना बड़ा हादसा हो गया है और इस हालत में कनिका को संभलने का कुछ वक्त देना चाहिए था। तुम तो जानते हो कनिका की फैमिली में सिर्फ उसके डैड ही थे। सुमित्रा जी ने बेहद डरते हुए ये सब बोल रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अरमान का जवाब क्या होने वाला है, पर फिर भी कनिका के दिल की हालत को अच्छे से समझ रही थी। मॉम, आप तो जानती हैं गांव में सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी फैमिली की सबसे ज़रूरी रस्म यही है कि शादी के बाद बहू को गांव ले जाना होता है और शादी की बाकी सभी रस्में वहीं पर पूरी होती है। अरमान ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला। सुमित्रा जी ने अरमान की बात सुनी तो वो शांत हो गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो भी जानती थी कि अरमान के लिए ये रस्में पूरी करना कितनी ज़रूरी है और कनिका को लेकर अरमान कुछ भी नहीं सुनने वाला था। साक्षी जी ने भी कनिका के माथे को चूम लिया और कनिका से बोली, बेटा हिम्मत मत हारना, तुम बस ये समझ लो कि तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। ये कहते हुए साक्षी जी ने एक फीकी मुस्कान दे दी। कनिका ने एक नज़र साक्षी जी के चेहरे की तरफ देखी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। वहीं कनिका को साक्षी जी की बातें भी कुछ समझ नहीं आती। क्या वो सुभाष जी को लेकर ये सब कह रही थी या फिर बात कुछ और थी। कनिका कुछ समझ नहीं पाई और उसने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसे इस वक्त सिर्फ अरमान पर गुस्सा आ रहा था और शायद उसके दिल में अरमान के लिए नफ़रत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने काफ़ी खुदगर्ज और पत्थर दिल इंसान देखे थे, लेकिन अरमान जैसे कठोर शख्सियत उसमें किसी की नहीं देखी थी। सभी के उतरे हुए चेहरे देखने के बाद सुदर्शन जी ने बात बदलते हुए बोले, सुमित्रा जी और बुआ सा चलिए अब चलते हैं, बाहर मीरा और प्रियंका हमारा इंतजार कर रही हैं। साक्षी जी और सुमित्रा जी ने अपना सिर हिला देती हैं। कनिका सुदर्शन के पास आई और उनके पैर छूने के लिए झुकती है तो सुदर्शन जी ने अपने पैर पीछे हटा लिए। हमारे ख़ानदान में बहुएं हमारे पैर नहीं छूती, बहू हमारे लिए बेटी की तरह होती हैं, इसलिए तुम्हें हमारे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस भ्रम में भी मत रहना कि तुम हमारे लिए हमारी बेटी हो। तुम हमारे लिए सिर्फ अरमान की पत्नी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुदर्शन जी ने बहुत ही रूखे भाव से कहा। सुदर्शन जी की बात सुनकर कनिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। डैड, आप लोग आ रहे हैं या मैं अपनी कार लेकर चली जाऊं? प्रियंका ने बाहर से चिल्लाते हुए बोली। सुदर्शन जी ने हंसते हुए कहा, सुमित्रा जी चलिए, वरना ये लड़की आज किसी ना किसी का पक्का एक्सीडेंट करा देगी। सुदर्शन जी की बात सुनकर बाकी सभी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। सिर्फ कनिका के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और घूंघट के अंदर से किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि कनिका उदास है या फिर रो रही है। वो तो किसी कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ी थी और सभी की बातें सुन रही थी। डैड, आप लोग जाएं, मैं और कनिका दूसरी कार से आ जाएंगे और बड़ी माँ को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम आज शाम तक पहुंच जाएंगे। शायद मुझसे तो वो बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा कॉल ही नहीं उठा रही हैं। अरमान ने सुदर्शन जी की तरफ देखते हुए बोला। सुदर्शन जी ने अरमान की बात सुनी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे बात करेंगी? सुदर्शन जी ने सवालिया नज़रों से अरमान को देखते हुए कहा, हाँ, आप उनसे बस इतना कह देना कि अरमान उनकी बहू को लेकर आ रहा है, जिसका सपना वो हमेशा से देखती थी। अरमान की बात सुनकर सुदर्शन जी ने अपनी गर्दन हिला दी। सुमित्रा जी, साक्षी जी, सुदर्शन जी बाहर की तरफ चले गए। कनिका अभी भी चुपचाप खड़ी थी तो अरमान उसके करीब आता है
और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाते हुए कनिका से कहता है, तुम्हें पता है वाइफी, तुम मेरी बहुत प्यारी पत्नी हो। तुमने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली और तुम्हें तुम्हारे वादे याद हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के एक पेज को तुमने बहुत बखूबी निभाया है। अब अगले पेज की बारी है। गांव जाने के बाद तुम्हें बहुत चीज़ें स्वीकार करनी होगी और तुम्हें तब तक मेरे साथ वहाँ पर रहना होगा जब तक कि तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती, मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। तब तक कनिका ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं देती है। कनिका के पास कहने को कुछ था भी नहीं। उसका दिल तो चाहता था कि वो मर जाए और अरमान नाम के राक्षस के जाल से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। वो उस वक्त को सबसे बुरा वक्त मान रही थी जब वो पहली बार अरमान से मिली थी। कनिका को उस दिन से नफ़रत हो गई थी। काश कि मैं तुमसे मिली ही ना होती, मेरी ज़िंदगी हद से ज़्यादा खूबसूरत होती। काश कि तुम्हारी परछाई भी मेरे ऊपर ना पड़ती तो शायद मैं बहुत खुश नसीब होती। काश तुम्हारी बहन कभी मेरी ज़िंदगी में शामिल ना हुई होती तो आज मेरी ज़िंदगी की हालत ये ना होती। ये कहते हुए कनिका मन ही मन हर एक लम्हे को कोसने लगी जब मल्होत्रा परिवार की परछाई भी उसके ऊपर पड़ी थी। मल्होत्रा पैलेस से सभी लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली से उदयपुर तक का सफ़र, वहाँ पर भी जैसे जालोर छोटे से गांव में शाम तक पहुंचना था। अरमान ने आज का दिन किसी विशेष कारण से चुना था और आज शाम तक वो लोग गांव पहुंचने वाले थे। कनिका और अरमान एक ही कार में बैठे हुए थे। अरमान कार ड्राइव कर रहा था। उसकी नज़र बीच बीच में कनिका के चेहरे पर भी चली जाती थी। कनिका ने आज घूंघट नहीं हटाया था और वो बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई थी। न कुछ कह रही थी और न ही उसका ध्यान कहीं पर था। किसी मूर्ति की तरह खामोश सी बैठी वो न जाने किस सोच में खोई हुई थी। तुम घूंघट हटा सकती हो वाइफी, मेरे सामने इस तरह तुम्हें घूंघट लगाने की ज़रूरत नहीं है और तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हें देखते रहना बेहद पसंद है। अरमान ने कनिका को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। कनिका ने अरमान की बात सुनकर बिना कुछ कहे अपना घूंघट हटा देती है और नज़रें झुकाकर खामोश सी बैठ गई। अरमान कनिका के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मायूस हो जाता है। वो जानता था कि कनिका के चेहरे की मुस्कान छीनने के पीछे उसका ही हाथ है। कनिका के दिल में इस वक्त उसने अपने खिलाफ बेहद नफ़रत भर दी है। शायद इतनी नफ़रत कि कनिका अब अरमान का चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रही थी। कुछ देर दोनों ही खामोश रहे। कनिका ने भी कुछ नहीं कहा और अरमान को इस वक्त कुछ कहने को सूझ नहीं रहा था, पर कनिका को इस तरह खामोश भी नहीं देख सकता था। अरमान बोला, देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत नाराज़ हो और शायद गुस्सा भी, पर अरमान अपनी बात पूरी भी कर पाता तभी कनिका उसकी तरफ देखते हुए एक फीकी और व्यंग से भरी हुई मुस्कान देते हुए कहती है, नाराज़गी और गुस्सा पर किस बात से मिस्टर मल्होत्रा? मैं किस बात से आपसे नाराज़ हो सकती हूँ और गुस्सा वो तो मैं आप पर कर ही नहीं सकती। अरमान बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए ये सब कह रही हो, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा नाराज़गी जताने के लिए और अपनेपन और प्यार होना ज़रूरी है। हम जिनकी फ़िक्र करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, सिर्फ उनसे ही नाराज़गी हो या गुस्सा कर सकते हैं। हर किसी पर नाराज़गी और गुस्सा नहीं कर सकते और आप मेरे लिए हर किसी में आते हैं। आप भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं आपको कभी भी अपना पति नहीं मान सकती और हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं बन सकता जिससे कोई अपनापन हो। कागजी रिश्ते कागज़ तक ही सीमित रहते हैं और शर्तों से बने हुए रिश्तों में कभी अपनापन नहीं आता। कनिका ने बेहद कड़वे भाव के साथ बोली। कनिका की बातों में और उसके लहजे में अरमान के लिए नफ़रत साफ दिखाई दे रही थी। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, अरमान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। कनिका ने अरमान की बात सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा बढ़ गई। शायद वो हंसना चाहती थी पर अपनी हंसी को दबाते हुए वो बोली, भलाई? आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसे टॉर्चर कहते हैं। शायद आपकी भाषा में इसे भलाई कहते हैं, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से चाहे आप किसी की कितनी भी भलाई करना चाहें, सामने वाले के लिए टॉर्चर ही होता है। अरमान बोला, वाइफी तुम मुझे गलत समझ रही हो। सही समझने के लिए सही होना ज़रूरी है, गलत को गलत ही कहा जाता है। खैर ये सब बातें छोड़िए, आप चाहते थे ना मैं वैसा करूं जैसा आप चाहते हैं,
तो मैं वो सब करने को तैयार हूँ। कनिका अपनी आंखों की किनारे से आंसुओं की बूंदों को साफ करते हुए कहती है, ताकि अरमान उसकी आंसुओं की बूंदों को ना देख ले। हालांकि अरमान ने नोटिस कर लिया था, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा था। वो आगे बोली, और आप जो चाहते हैं, मतलब कि आपका बच्चा, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूँगी। फिर आपको भी अपनी शर्तें पूरी करनी होगी, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे अपने करीब नहीं रोक सकते हैं। यह कहते हुए कनिका अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। हालांकि कनिका चेहरे से मुस्कुरा रही थी, लेकिन कनिका की इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था, वो सिर्फ वही जानती थी। कहीं ना कहीं अरमान कनिका के चेहरे पर छाई हुई गम के बादलों को आसानी से देख रहा था। उसने कनिका से फिर कुछ नहीं कहा, उसका ड्राइव करना जारी था। कनिका ने अरमान के चेहरे को देख रही थी, पर जैसे ही अरमान ने कार की स्पीड बढ़ाई, तो कनिका ने भी अपनी नजरें एक नफरत भरी घिन के साथ दूसरी तरफ कर ली। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज़्यादा तुमसे नफरत करने लगी हूँ मैं। अपने फ़ायदे के लिए तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जिन पैसों के लिए मैंने आपसे शादी की थी, उन पैसों का मेरी ज़िंदगी में कोई भी मोल नहीं। मैंने सिर्फ अपने डैड की कंपनी को बचाने के लिए आपसे शादी की थी, और अब मेरे साथ मेरे डैड ही नहीं हैं, और आपकी वजह से उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं रह पाई। मेरे लिए मेरे डैड ही सब कुछ थे। पर आप ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि आपने कभी किसी को खोया नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है किसी को खोने का दर्द क्या होता है। पर चाहूँगी कि एक दिन आपको इस दर्द का एहसास ज़रूर हो। कनिका मन ही मन अपने आप से ये बातें कह रही थी। अरमान कनिका के चेहरे की तरफ देखा, और कनिका को देखते हुए सोचता है, मुझे खोने से डर लगता है, पर सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शायद अभी तुम जानती नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने देता। अरमान ने मन ही मन अपने आप से कहा। कार में दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कुछ देर में सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ ही देर में फ़्लाइट भी उदयपुर के लिए रवाना हो गई। फ़्लाइट में भी अरमान ने कनिका को अपने पास ही बिठाया हुआ था। वो कनिका के आसपास इस तरह रहता था जैसे कनिका कोई बच्ची हो और उसे छोड़ना ना चाहता हो। अरमान को जैसे कनिका को खोने का डर था कि कहीं फ़्लाइट में कनिका उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए उसने फ़्लाइट में भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाली सीट पर बैठाया हुआ था। वहीं कनिका को अब अरमान की इस बिहेवियर की आदत हो गई थी। 3 दिन में ही कनिका अरमान की अधिकार को हद तक पहचान चुकी थी। करीब शाम होते होते ही फ़्लाइट उदयपुर के लिए एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उदयपुर एयरपोर्ट। शाम का समय सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, और अरमान और बाकी सभी को लेने के लिए महल से गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अरमान का परिवार राजपूताना घरानों में से था। उदयपुर में से एक छोटा सा गांव था, और उस गांव को लेकर काफ़ी सारी ख्याति भी विख्याति थी। कुछ लोग उस गांव को मनहूस कहते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि वो वीरान गांव है। पर फिर भी उस गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अरमान और बाकी सभी को लेने के लिए ड्राइवर वहां आए हुए थे। अरमान को अपनी कार खुद से ड्राइव करना ही पसंद था, इसलिए उसने घर के बाकी लोगों को ड्राइवर के साथ भेज दिया, और कनिका को अपने साथ लेकर दूसरी कार की तरफ आ गया। कार के बाहर खड़ा ड्राइवर अरमान और कनिका को देखकर कार का पीछे वाला डोर खोलने लगता है, तो अरमान उसे देखते हुए कहता है, मैं कार को ड्राइव करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कार की चाबी मुझे दे दो। ड्राइवर ने अपनी नज़र नीचे झुकाए हुए अरमान से कहा, पर बड़ी मालकिन ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि कार आप ड्राइव नहीं करेंगे। मुझ पर आपके और नई बहू को लाने की जिम्मेदारी है, इसलिए आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, छोटे मालिक। ड्राइवर की आवाज़ में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और ये भी जानते हो कि जो एक बार मैं कहता हूँ वो मैं दोबारा नहीं कहता। ये कहते हुए अरमान ने अपनी हथेली ड्राइवर के सामने कर दी, पर बड़ी मालकिन की बात मानना मेरा फ़र्ज है, और मैं उनकी बात को नहीं नकार सकता। ड्राइवर ने अपनी नज़र झुकाए हुए कहा, चाबी दो, बड़ी मालकिन को मैं समझा दूंगा,
और अब ज़्यादा बहस नहीं, महल में सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरमान ने अपनी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। इस बार ड्राइवर ने चुपचाप चाबी अरमान के हाथ में रख दी। अरमान ने कार की चाबी अपनी हथेली में दबा ली। उसने कनिका को ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट में बैठाया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। अरमान ने कार स्टार्ट की और एक पल के लिए सामने कार के मिरर में ड्राइवर के चेहरे की तरफ देखा। ड्राइवर ने अभी भी अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए था। कार धुआं छोड़ते हुए सड़क पर दौड़ पड़ती है। वहीं पीछे खड़ा ड्राइवर अपनी नजरें उठाकर जाती हुई कार की तरफ देखता है। इस बार ड्राइवर की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, इतनी लाल कि कोई भी उन्हें देखकर घबरा जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से खून निकल रहा है। वही अरमान की कार के वहां से जाते ही उस एयरपोर्ट की दशा पूरी तरीके से बदल जाती है। एयरपोर्ट पर एक आंधी की तरह अंधेरा छा जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर अब दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर पहले तक जहाँ लोगों की इतनी भीड़ और खूबसूरती फैली हुई थी, वहीं वो एयरपोर्ट अब बिल्कुल ही वीरान पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एयरपोर्ट पर कभी सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ी हो और इस एयरपोर्ट पर कभी कोई इंसान आया ही ना हो। वो एयरपोर्ट बिल्कुल किसी टूटे फूटे पुराने खंडर में बदल गया था, जहाँ आसपास के पेड़ बिल्कुल सूखे हुए और भयानक लग रहे थे। देखते ही देखते उस ड्राइवर की लाल आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गई और चेहरा बिल्कुल बदसूरत होने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और धीरे धीरे चेहरे से खून बाहर आने लगता है। इतना घिनौना चेहरा कि कोई देखते ही डर जाए। वो ड्राइवर वहाँ खड़ा उस ओर देख रहा था जिस ओर अरमान की कार गई थी। स्वागत है आपका हमारे गांव में नई बहू रानी सा। ये कहते हुए वो ड्राइवर एक काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गया और एक भयानक और डरावनी हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। कार में अरमान और कनिका के बीच बेहद खामोशी छाई हुई थी। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं शाम ढलती जा रही थी और सूरज भी डूबता जा रहा था। कनिका की नजरें कार से बाहर की तरफ थी। वो आसमान के नज़ारों को देख रही थी, पर उसका मन अभी भी दिल्ली में ही था। कनिका मन ही मन अपने डैड को याद कर रही थी। कुछ देर बाद कनिका ने जब खिड़की से बाहर आसपास देखी तो अंधेरा छाने लगा था और कार जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही थी। जंगल बेहद घना और डरावना लग रहा था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, उस जंगल के आसपास से जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी आ रही थी। कनिका को ये रास्ता बहुत ही अजीब लग रहा था। वो पहले कभी भी ना तो उदयपुर आई थी और ना ही उसने कभी उदयपुर या राजस्थान देखी थी, पर वो समझती थी कि यहाँ सिर्फ सब रेगिस्तान से भरा हुआ इलाका है, जहाँ पर ऐसा हरा भरा घना जंगल देखना उसके लिए हैरानी का विषय था। पानी पीना चाहोगी? अरमान ने कार ड्राइव करते हुए पानी की बोतल कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कनिका ने पानी की बोतल पर एक नज़र डाली, फिर अपनी गर्दन ना में हिला दी। कनिका ने अपनी नज़रें वापस खिड़की से बाहर की तरफ कर ली, पर अरमान ने अभी भी बोतल कनिका के चेहरे की तरफ ही किया हुआ था। अरमान ने पानी की बोतल को कनिका के चेहरे की बिल्कुल सामने कर दिया। वहीं कनिका अरमान के इस बिहेवियर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे पानी नहीं पीना है, मैं ठीक हूँ। कनिका की बात सुनकर अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पिछले 3 घंटे से तुमने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, इसलिए चुपचाप पानी पी लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शरीर में पानी की जरा से भी कमी हो। कनिका ने अरमान की बात सुनकर चुपचाप अरमान के हाथ से पानी की बोतल एक झटके से ले ली। हालांकि कनिका अरमान से बहस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उससे बहस करेगी तो भी कोई मतलब नहीं था और अब कनिका के दिल में अरमान से बहस करने जैसा कुछ भी नहीं था। वो जितना हो सकता था उतना खुद को शांत किए हुए थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कोई गुस्से का भाव या कोई नाराज़गी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कनिका ने पानी पिया और बोतल वापस अरमान की तरफ बढ़ाने लगी तो अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे बंद मत करो, मुझे तुम्हारा जूठा पानी पीना है, इसलिए एक बार इस बोतल को अपने मुंह से लगाकर पानी पियो और फिर मुझे दो। अरमान की यह बात सुनकर कनिका अरमान को सवालिया नज़रों से देखने लगती है।
कनिका को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर अरमान ने कनिका से कहा, जल्दी करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए बोली, पर मैंने पानी पी लिया है, अब मुझे प्यास नहीं लगी। हालांकि कनिका ने मुश्किल से 2 घूंट पानी पी थी और इस वक्त अरमान की ये अजीब सी ख्वाहिश सुनकर कनिका ऐसी ही ख्वाहिश को बिल्कुल भी पूरा नहीं करना चाहती थी। कनिका अरमान को देखते हुए मन ही मन गुस्से से बोली, इतना सनकी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हर 2 पल में इसकी ख्वाहिशें बढ़ती रहती है। अगर प्यास लगी है तो चुपचाप पानी पी लेना चाहिए। मेरा जूठा पानी पीना क्या होता है? और अगर पीना ही है तो मेरे हाथों से जहर पी लो, या फिर पहले मुझे जहर पिला दो ताकि तुम्हारी इस नौटंकी से तो बच जाऊं। कनिका पानी की बोतल को हाथ में कसकर पकड़ते हुए अरमान को देख रही थी। कनिका की बात सुनकर अरमान ने अपनी नज़रें कनिका के चेहरे पर टिका दी और बड़े ही अजीब तरीके से कनिका को देखने लगा। वाइफी, तुम्हें लगता है तुम मुझे पागल बना सकती हो? अरमान कनिका के चेहरे को देखकर उसके मन की सारी बातें समझ गया था। कनिका ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ी और अरमान के कहे मुताबिक बोतल से मुंह लगाकर दोबारा से पानी पीती है और फिर पानी की बोतल अरमान की तरफ बढ़ा देती है। ओहो वाइफी, क्या तुम देख नहीं रही कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ? मैं अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता, तुम मुझे अपने हाथ से पानी पिला दो। कनिका अरमान की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देखने लगती है। वो समझ रही थी कि अरमान कनिका को तंग करने के लिए जानबूझकर ये सब कर रहा है, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप अरमान को पानी पिलाया। वहीं कनिका के हाथ से पानी पीकर अरमान के चेहरे पर जैसे कोई विजय मुस्कान तैर गई। अरमान की नज़र कनिका पर थी। तभी अचानक कनिका ने सामने की तरफ चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, सामने देखिए। कनिका की आवाज़ सुनते ही अरमान ने सामने की तरफ देखा तो सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिसे अरमान की कार टकराने ही वाली थी, पर अरमान ने न जाने कैसे उस कार को घुमाया और कार अचानक ही घूमते हुए सामने जाकर एक तेज ब्रेकर के साथ रुकती है। इन सब में कनिका का सिर बिल्कुल चकराने लगता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ने लगते हैं। पर तभी अरमान ने कनिका के सिर पर अपना हाथ रखा और उसका सिर सामने की तरफ टकराने से बच जाता है। कनिका की धड़कनें बेहद तेज चल रही थी। एक गहरी सांस बाहर की तरफ ली और अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखी तो कार से धुआं निकल रहा था और कार एक पत्थर से टकरा चुकी थी। लेकिन इस टक्कर से ना तो अरमान को चोट आई थी और न ही कनिका को। कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान की तरफ देखी तो अरमान कनिका की तरफ देखकर तुरंत कनिका को अपनी तरफ खींचता है और उसके पूरे शरीर को अच्छे से देखने लगता है। अरमान के चेहरे के भाव काफ़ी परेशानी वाले दिखाई दे रहे थे और वो कनिका को देखकर चिंता जताते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वाइफी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कैसे माफ़ करता। आई एम सॉरी वाइफी। अरमान ने कनिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है। वो कनिका के चेहरे को देख रहा था, कहीं कनिका के चेहरे पर तो कोई चोट नहीं लग गई है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होए मिस्टर मल्होत्रा, कनिका ने अरमान से दूर हटाते हुए बोली। अरमान के हाथ से अपना हाथ भी छुड़ा ली और बाहर कार की तरफ देखते हुए बोली, कार की हालत खराब हो चुकी है और अब बाहर अंधेरा भी हो रहा है। गांव कितनी दूर है? अरमान ने कनिका के चेहरे से नज़र हटाकर सामने कार की तरफ देखा तो कार से धुआं निकल रहा था और बोनेट की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। आई थिंक कार का इंजन जल गया है, कनिका ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली। कनिका कार का दरवाज़ा खोलने लगती है तो अरमान रोकते हुए कहता है, तुम अंदर बैठी रहो, मैं देखता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, अगर कार की हालत सही नहीं हुई तो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। कनिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी। अरमान कार से बाहर निकलता है और कार की बोनेट उठाकर देखता है तो कार से धुआं बुरी तरह बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।